हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, जिसमें हम लोग सीटेट का और केवीएस का और जितने भी अदर टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उन सब का प्रिपरेशन करते हैं। तो पेडागोजी रिलेटेड है, सीडीपी से है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को। और आज का जो ऑलरेडी हमने 13 टॉपिक्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो प्लीज़ मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और चेकआउट कीजिए और मज़े से पढ़िए। ऑलराइट, तो आज हम 14 नंबर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है पर्सनैलिटी एंड इट्स थियोरीज। ठीक है, पर्सनैलिटी और उनके थियोरीज के बारे में पूछेंगे। इस टॉपिक में ज़्यादातर आपको थियोरीज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और देखिए, जो भी हम पीडीएफ बनाते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारे क्वेश्चन मैं बनाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर होकर। ऑलराइट, आप लोगों के लिए बड़ा ही मेहनती काम है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रमोट कीजिए। ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रॉइड स्ट्रक्चर मॉडल, व्हिच पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑपरेट्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल एंड इज प्रेजेंट एट बर्थ। देखिए, ये जो थियोरिस्ट है सिगमंड फ्रॉइड, इनके जो मॉडल है उसमें पर्सनैलिटी ऑपरेट्स और प्लेजर प्रिंसिपल के बारे में, प्लेजर प्रिंसिपल एंड इट्स प्रेजेंट एट बर्थ के बारे में क्या कहा गया। ठीक है, किससे रिलेट किया गया है, ईगो से या फिर आईडी या फिर सुपर ईगो या फिर पर्सोना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग गेस कीजिए। देखिए, सीडीपी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं, आप उनको सिमुलेट कर सकते हैं अपने चाइल्डहुड से। ठीक है, कि बचपन में आप जब थे, पढ़ने जाते थे, तो टीचर्स आपके साथ किस तरीका का व्यवहार करते थे और आपको किस तरीका का जो मतलब कि एक एनवायरनमेंट मिलता था, उस सिचुएशन को अगर आप महसूस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि सिगमंड फ्रॉइड स्ट्रक्चरल मॉडल जो है, तो ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आईडी। देखिए, आईडी क्यों है, बिकॉज देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका आईडी क्या है, ही इज ए ह्यूमन बीइंग। तो आईडी एक ऐसा चीज है जो बर्थ से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब एक इंसानी बच्चा जन्म लेता है तो वो किस में होता है, कौन से प्रिंसिपल प्लेजर्स में होता है, उसका आइडेंटिटी प्रूव ये है कि ही इज एन ह्यूमन बीइंग। ऑलराइट, ये हमको मालूम होना चाहिए। ईगो नहीं होता, ये बाद में डेवलप्ड होते हैं, ईगो, सुपर ईगो, पर्सोना। ठीक है, बाद में डेवलप्ड होते हैं। तो ऑब्वियसली द आंसर इज बी है, आईडी। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, द आईडी इज ए प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ड्राइव्स बाय ए इंस्ट्रक्चरल नीड्स एंड द प्लेजर्स प्रिंसिपल, इट इज प्रेजेंट एट बर्थ। देखिए, जो मैंने कहा था कि प्रेजेंट जब होता है, प्रेजेंट एट बर्थ में होता है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस वन। Let's move on to next question. Sorry. Which defense mechanism involves unconsciously pushing distressing thoughts or memories out of conscious awareness? देखिए, इसमें पूछा गया कि मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म है, इन्वॉल्व करता है अनकॉन्शियसली पुशिंग डिस्ट्रेसिंग थॉट्स और मेमोरीज आउट ऑफ द कॉन्शियस अवेयरनेस। लोगों को जब निगेटिव थिंकिंग के बारे में लोग सोचते हैं, निगेटिव थिंकिंग जो होता है दिमाग के अंदर, वो कौन सा ऐसा चीज है उस डिस्ट्रेस को निकालता है, सब्लिमेशन है या फिर प्रोजेक्शन है या फिर रिप्रेशन है या फिर rationalization है। देखिए, rationalization जो है is a part of depression, not something that is you can say as a positive thing. All right, so rationalization is a positive thing sometimes, but at the same time it also a negative thing. ठीक है, कुछ क्षेत्र में ये पॉजिटिव भी होता है, कुछ क्षेत्र में ये निगेटिव होता है। और सब्लिमेशन क्या है, सबमिटिंग समथिंग। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या है, इमेजिनेट करना। ठीक है, तो हमारा क्या है, आंसर होगा ऑब्वियसली रिप्रेशन। रिप्रेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, यस, रिप्रेशन इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या है, रिप्रेशन रिमूव अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और इम्पल्सेस फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस। ठीक है, कीपिंग देम इन अनकॉन्शियस। ठीक है, तो रिप्रेशन ही एक ऐसा चीज है जिससे आपके दिमाग से जो डर का भावना या फिर अनप्लेजर थिंग्स जो है वो निकल जाते हैं। होप यू रियली अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not one of the big 5 personality traits? देखिए, बिग 5 जो है, एक शिक्षक को जब
एक शिक्षक जब सिखाता है बच्चों को, उनमें से एक प्रिंसिपल है, 5 प्रिंसिपल कहते हैं उनको। उनमें से कुछ कुछ प्रिंसिपल हमने अभी तक, एक प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मेरे 13 नंबर टॉपिक में, ठीक है, जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था वीडियो, तो उसमें मैंने उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम दूसरे प्रिंसिपल जो 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, उनमें से नॉट ए बिग 5 कहा है, इनमें से कौन सा बिग 5 नहीं है उस पर्सनैलिटी लिस्ट में, ठीक है, या फिर ट्रेट्स में। ओपननेस मतलब कि खुलापन, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है, और न्यूरोटिज्म। देखिए ये न्यूरोटिज्म जो है ना, ये एक मानसिक अवस्था के बारे में बोलता है, ठीक है। दूसरा जो है ना कॉन्शियसनेस जो है, ये भी आपको कॉन्साइन, आपका कॉन्शियसनेस मतलब कि आप कितने अटेंटिव है, कॉन्शियस है उस काम को लेके। ओपननेस जो है वो आपको पता है खुलापन। ये जो चारों चीजें हैं, ठीक है, न्यूरोटिज्म, कॉन्शियसनेस, ओपननेस, ये सब बिग 5 में आते हैं। हमको पूछा गया नहीं आते हैं, तो ऑब्वियसली सी है। इंटेलिजेंस जो है वो नहीं आता बिग 5 में। इंटेलिजेंस इज डिपेंड्स ऑन ट्रेनिंग में डिपेंड करता है, सॉरी, ट्रेनिंग में डिपेंड होता है, ठीक है, ट्रेनिंग करने से आता है, और प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ठीक है, मेहनत करोगे तो आएगा। समझ में आ गया? तो इंटेलिजेंट ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये बिग 5 में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट बेंडूरस। देखिए बेंडूरस सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एम्फसाइज व्हिच की प्रोसेस इन लर्निंग। बेंडूरस साहब जो है उनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उनका जो कॉग्निटिव थ्योरी है वो कौन से प्रोसेस में इनमें से मालूमात होता है, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मॉडलिंग, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर ट्रेट आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा? देखिए बंडूरा साहब ने कहा था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मॉडलिंग के बारे में, उन्होंने कहा था, बाकी सब रॉन्ग होगा, ठीक है। उन्होंने कहा था ऑब्जर्व करो, देखो और सीखो और सिखाओ, ऑलराइट, यही याद रखिएगा। देखिए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मॉडल के बारे में उन्होंने बोला था। नेक्स्ट, सॉरी आंसर आप लोगों को दिख गया। कार्ल रॉजर्स आर्ग्यूड दैट trespass should offer, sorry, it's therapists, all right, therapist should offer unconditional positive regard. This idea is most associated with which approach? ठीक है, रॉजर साहब ने क्या था, कार्ल रॉजर्स ने कहा था कि जो थेरापिस्ट होते हैं उनको क्या ऑफर करना चाहिए, शुड ऑफर, उनको ये ऑफर करना चाहिए अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ऑफर करना चाहिए बच्चों को। दिस आइडिया इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ व्हिच अप्रोच? ये जो आइडिया उन्होंने दिया था ये कौन से अप्रोच से रिलेटेड है, ठीक है, साइकोलॉजिस्टिक या फिर बिहेवियरिस्ट, या फिर ह्यूमनिस्टिक, या फिर कॉग्निटिव। देखिए इसका आंसर जरूर डी होगा, सॉरी ह्यूमनिस्टिक होगा, आई एम सॉरी, डी नहीं होगा। ह्यूमनिस्टिक मतलब क्या है? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज सेंट्रल ऑफ रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सपोर्टिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक बिकॉज ऑब्वियसली विदाउट अ ह्यूमन हाउ कुड यू लर्न एनीवन, ठीक है, उनका यही थ्योरी था। पॉजिटिव रिगार्ड इज सेंटर टू रॉजर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से रिलेटेड था। जब भी रॉजर के बारे में बोले तो ह्यूमनिस्टिक को दिमाग में रखेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉर्डन एल्पोर्ट डिस्क्राइब ए कार्डिनल ट्रेट एज, कार्डिनल ट्रेट को गॉर्डन एल्पोर्ट ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया था? ए टेम्पररी मूड, या फिर ए डोमिनेंट ट्रायल दैट शेप ए पर्सन्स बिहेवियर, या फिर ए ट्रेट ओनली सीन इन चाइल्डहुड, या फिर ए ग्रुप नॉर्म्स। देखिए सबसे पहले हमें एलिमिनेट करने के लिए एक चीज हमको मिल गया, वो है ओनली। जब भी ओनली आए एक्सट्रीम वॉर है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, सी एलिमिनेट हो गया।
तो गॉर्डन एल्पोर्ट डिस्क्राइब कार्डिनल ट्रेट एज, उन्होंने क्या कहा था कार्डिनल ट्रेट्स को? ए टेम्पोररी मूड कहा था, टेम्पोररी मूड नहीं होगा, ये भी काट देंगे। ए डोमिनेंट ट्रेट दैट शेप ए पर्सन बिहेवियर, या फिर ए ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप नॉर्म्स हो सकता है, तो ऑब्वियसली आई थिंक आई विल गो विद बी, ए डोमिनेंट ट्रेट दैट शेप ए पर्सन्स बिहेवियर। कार्डिनल ट्रेट ने यही कहा था, एक ट्रेट होता है जो शेप करता है पर्सन के बिहेवियर को, ठीक है। यस, दिस इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Hans Eysenck proposed three major dimensions of personality which set represents his model. उन्होंने Hans Eysenck proposed three major dimension, उन्होंने three major dimension दिया था of personality का, which set represents his model, इनमें से कौन सा set represents करता है उनके मॉडल को, ठीक है। openness, agreebalance, consciousness, ठीक है, या फिर एक्सट्रोवर्शन, न्यूरोटिज्म, साइकोटिज्म, या फिर आईडी, ईगो, सुपर ईगो, या फिर इंट्रोवर्जन, स्टेबिलिटी, कॉन्फॉर्मिटी, ठीक है। कौन सा होगा आंसर, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, ठीक है, एक्सट्रोवर्शन, न्यूरोटिज्म एंड साइकोटिज्म, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच पर्सनालिटी टेस्ट इज प्रोजेक्टिव टेस्ट यूजिंग इंक ब्लॉट जो है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि व्हिच पर्सनालिटी, कौन सा पर्सनालिटी टेस्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है एज ए टेस्ट यूजिंग इंक ब्लॉट्स, ठीक है। इंक ब्लॉट्स, इस वर्ड को आप याद रखिएगा, आगे चल के बहुत काम में आएगा। MMPI या फिर 16PF या फिर रोशस इंक ब्लॉट टेस्ट या फिर नियो PIR P/PI/R, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनमें से जो आंसर है ना वो सी है, बिकॉज MPPAI ये कुछ भी नहीं होता, ये बस आपको बहकावे के लिए दिया गया है। 16PF ऐसा भी कुछ चीज़ नहीं है। NEO PIR ये भी सब बहकावे, एक सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, इट इज़ द ऑड वन। एग्जाम में और एक ट्रिक भी देखिए काम आता है, जो जिसे हम कहते हैं ऑड वन, ठीक है। हमेशा ऑड वन, जब ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें सब मतलब कि सिनोनिम हो, सिमिलर काइंड का हो, वर्ड हो, लेकिन उनमें से एक ऐसा हो जो उनके साथ मिलता नहीं है, तो हमेशा वही वर्ड जो है वही उत्तर होता है, ठीक है। तो ऑड वन उसे कहते हैं, ऑड वन आउट। तो यही है आंसर, प्लीज एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is an objective standardized self-report personality inventory widely used in clinical setting? देखिए, क्लिनिकल सेटिंग में ऐसा कौन सा सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है जो क्लिनिकल सेटिंग में यूज होता है वाइडली, ठीक है। कौन सा होता है? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टेट कहते हैं जिसे, ठीक है। इसे TET टेट मत समझिएगा, ये टेट है जिसे कहते हैं थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है रोशस इंक ब्लॉट टेस्ट, ये हमने थोड़ी देर पहले पिछले स्लाइड में भी ये ऑप्शन हमने देखा था। MMPI है मैनस्टो मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, और ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, क्या होगा? इसका आंसर है सी। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप लोगों को ये जो PDF है ये वाला सॉल्व करना बहुत टफ होगा आप लोगों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कर नहीं सकते, आपको प्रीवियस वीडियो देख के इस वीडियो को देखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और कौन सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने थियोरिस्ट का ऑलरेडी एक चैप्टर जो है प्रीवियस में MCQ में करा चुका हूँ, ये दूसरा है। ऐसे ही थियोरिस्ट के बारे में ज़्यादातर CDP में पूछा जाता है, फिलोसोफर के बारे में पूछा जाता है, तो हमें उसको ध्यान में रख के पढ़ना होता है, ठीक है। अगर आपको फिलोसोफर के बारे में पता है तो यू विल गेट 30 आउट ऑफ 30 आंसर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट इन CDP के बारे में मैं बोल रहा हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में, ठीक है।
तो रिमेंबर दिस वन। तो इसका आंसर है MMPI, जिसे कहते हैं मैनोस्टोआ मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। थॉमस एंड चेस आइडेंटिफाई द थ्री इन्फेंट टेम्परामेंट टाइप्स। ठीक है, थॉमस और चेस ने थ्री इन्फेंट टेम्परामेंट टाइप्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया था। Which of the following is not one of those? इसमें कहा है कि कौन सा नहीं है उनमें से। ठीक है, नॉट पूछा है तो हमें हमेशा निगेटिव की ओर झुकाव रखना है। ठीक है, इनमें से कौन सा निगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे थॉमस और चेस ने कहा है क्या? देखिए, इस सब के बारे में आपको मालूम नहीं चलेगा जब तक आप लोग थॉमस और चेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसे स्लाइड्स करवाए हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि क्वेश्चन करवाए, जहां मैंने थॉमस और चेस के बारे में भी थोड़ा बहुत कहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो थॉमस एंड चेस आइडेंटिफाई थ्री इन्फेंट टेम्परामेंट टाइप्स कहा उन्होंने। ठीक है, कौन सा है इनमें से, कौन सा नहीं है? ऐसे है, डिफिकल्टी है, स्लो टू वार्म अप, या फिर एम्बाइवर्ट। ठीक है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इनके इसमें कौन सा नहीं है, तो एम्बाइवर्टी जो है वो नहीं है। इसका हिंदी का जो अर्थ है, इसका अर्थ है मतलब कि उभयमुखी। ठीक है, याद रखिएगा, उभयमुखी। ठीक है, उभयमुखी इसका अर्थ है क्या है कि ऐसा कोई आदमी या फिर व्यक्ति, ठीक है, जो कुछ ऐसा मतलब कि वक्त आता है जहां पे एक परिस्थिति जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उसमें भी वो पॉजिटिव रहता है, और ऐसा कोई परिस्थिति आता है जिसमें बहुत कैओस, बहुत अशांति होता है, उसमें भी वो शांत स्वभाव का ही रहता है। उसका स्वभाव परिस्थिति के अनुसार चेंज नहीं होता, उसे कहते हैं एम्बिवर्ट। ठीक है, या फिर उभयमुखी। ठीक है, होप रियली अंडरस्टैंड। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव ऑन टू। देखिए, थॉमस एंड चेस आइडेंटिफाई easy, difficulty and slow to warm up. Ambiguity is not one of the infant temperament category. ठीक है, याद रखिएगा। Let's move on to next question. इसमें कहा है, who proposed the concept of the collective unconscious and archetype? ठीक है, archetypes। इनमें से किन्होंने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड आर्केटाइप को? सिगमैंड फ्रॉड, या फिर कार्ल जंग, या फिर एल्फ्रेड एडलर, या फिर B.F. स्किनर। ठीक है, तो इसका उत्तर है कार्ल जंग। ठीक है, कार्ल जंग, उनको आप याद रखिएगा, जो है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के बारे में उन्होंने बताया था। किन्होंने बताया था? कार्ल जंग। ठीक है, याद रखिएगा। Next question. Alfred Adler emphasized which of the following central idea in personality? कौन सा सेंट्रल आइडिया के बारे में एल्फ्रेड एडलर ने बताया था? प्लेजर प्रिंसिपल, या फिर इन्फेंटरी फीलिंग एंड स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी। ठीक है, या फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियस, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इन्फेंटरी फीलिंग एंड स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी। ठीक है, इसका आंसर ये है। किन्होंने कहा था? एल्फ्रेड एडलर ने कहा था। ठीक है, रिमेंबर दिस वन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसर्च ऑन पर्सनैलिटी स्टेबिलिटी अक्रॉस द लाइफ स्पेन जनरली शोज दैट। एक रिसर्च जब किया जाता है अक्रॉस द लाइफ स्पेन, जनरली क्या शोज करता है हमें? ठीक है, पर्सनैलिटी स्टेबिलिटी अक्रॉस द लाइफ स्पेन जनरली शोज क्या करता है? एक इंसान का जो जिंदगी जो गुजारने का तरीका तो होता है, पर्सनैलिटी ग्रोथ का होता है, जो तरीका होता है, उसके ऊपर जब कोई रिसर्च किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, क्या शो करता है? ठीक है, ट्रेट आर कंप्लीटली अनस्टेबल आफ्टर एज 5, ऐसा कुछ है, गलत है। ट्रेट बिकम मोर स्टेबल एज पीपल एज। ट्रेट चेंज अनप्रिडिक्टेबिलिटी विथ नो पैटर्न्स। ठीक है, नो पैटर्न्स, ये भी गलत होगा। ट्रेट आर आइडेंटिकल इन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, ये भी गलत होगा। आई थिंक B इज द करेक्ट आंसर। ट्रेट बिकम मोर स्टेबल एज पीपल एज। यस,
ठीक है, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उनका जो पर्सनल एबिलिटी है, स्ट्रक्चर है या फिर मेंटल एबिलिटी है, वो क्या होता है, धीरे धीरे स्टेबल होता रहता है। बच्चे जब रहते हैं तो उनका दिमाग जो है थोड़ा चंचल होता है, फिर जब बड़े हो जाते हैं वो ठीक हो जाता है। ठीक है, कहते हैं ना लोग, आपके माता पिता भी आपको कहे होंगे कि भाई जब बड़ा होगा वैसे भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी उसको खेलने कूदने दो, सिंपल है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटलर वाटलर माइकल इज बेस्ट नोन फॉर आर्गुइंग दैट। ठीक है, वाल्टर वाल्टर माइकल के बारे में पूछा है, वो बेस्ट आर्गुमेंट किस चीज को लेकर देते थे? ट्रेडफुल डिटरमाइनिंग बिहेवियर अक्रॉस ऑल सिचुएशन, या फिर सिचुएशन फैक्टर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बिहेवियर लीडिंग टू द पर्सन सिचुएशन डिबेट। ठीक है, तो आंसर यही होगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। यस, ठीक है। सोलोली है, नेगेटिव है, अकेला कभी नहीं होता। कैनॉट है, कैनॉट क्यों होगा? कैनॉट भी मेजर्ड, सब कुछ मेजर किया जा सकता है, एक हद तक सब कुछ मेजर किया जा सकता है ना, तो यस, इसीलिए दोस्तों प्लीज डू सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए दोस्तों प्लीज। ऑलराइट गाइस, जल्दी से हिट द सब्सक्राइब बटन। सॉरी, मैं ये प्ले बटन बना नहीं पाया ठीक से। या तो ये हो गया प्ले बटन, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। इसमें कहा है which big five trait is most closely associated with creativity and openness to new experience? openness to new experience कौन सा बिग फाइव में आते हैं? ठीक है, क्लोजली एसोसिएट होते हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस, एग्रीएबलनेस, ठीक है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस या फिर न्यूरोटिज्म। देखिए इसमें कॉन्शियसनेस भी आएगा, ठीक है, एग्रीएबलनेस भी आएगा, ठीक है, और न्यूट्रिज्म में भी आएगा। न्यूट्रिज्म जो है वो भी बिग फाइव में आते हैं। ओपनिंग टू एक्सपीरियंस जो है ये समय के साथ बदलाव होता है, तो ऑब्वियसली आंसर इज ये है। इसमें कहा है मोस्ट, ठीक है, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे कहा है ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस, क्वेश्चन में ही उत्तर दिया है, तो ओपन टू एक्सपीरियंस दोनों रिलेटेड है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। Which defense mechanism involve attribute one's one unacceptable feeling or impulses to someone else? ठीक है, कौन सा होगा? कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो इन्वॉल्व करता है एट्रीब्यूशन को, अपना खुद का अनस्टेबल फीलिंग और इम्पल्स टू समवन एल्स? ठीक है, कौन सा होगा? प्रोजेक्शन होगा, रिग्रेशन होगा, या डिनाइल होगा, या आइडेंटिफिकेशन होगा? प्रोजेक्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट गाइस, क्यों? देखिए कोई आदमी या फिर कोई भी हो, कोई अगर प्रोजेक्ट करता है, अपियर करता है अपने एक्सप्रेशन को लोगों के सामने, तो उससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि वो किस तरीके का आदमी है, और ये बिहेवियर ट्रांसफरेबल भी है या फिर किसी और चीज को ट्रिगर भी कर सकता है। अगर आप किसी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली ही विल बी गुस्सा, इजंट इट राइट? सो ही विल बी एंग्री ऑन यू, सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड know it. All right, projection is the correct answer for this definition. Let's move on to next question. Yeah, question number 17. In Freud's psychosexual stage, ठीक है, the anal stage typically occur during which age range? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को डायरेक्टली दे देता हूं। पहले ये समझने की इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखिए जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको तो टॉयलेट में जाना होता है, तो कौन से एज तक उसके माता पिता उसके साथ टॉयलेट में जाते हैं, उसका जो काम है उसको ठीक करने के लिए। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं किस बारे में बोल रहा हूँ? जैसे कि किसी बच्चे को टॉयलेट लगा है तो उसको पता नहीं टॉयलेट के बाद करना क्या होता है, हाथ धोना होता है, पैर धोना होता है, या फिर किस तरीके से अपने आप को साफ करना होता है, तो उसको पता नहीं होता। इसके लिए उसके माता पिता को उसके साथ टॉयलेट में जाना पड़ता है उसको सिखाने के लिए। और कब तक ये बिहेवियर जो है
वो अपने आप ही वो सीख लेता है। आफ्टर व्हिच एज, या फिर कौन सा एज से कौन सा एज तक वो अपने माँ बाप के ऊपर क्या रहता है कि डिपेंडेंट रहता है इन कामों के लिए, ठीक है। तो वो कौन सा एज है? वो है एज 1 to 3 years। 1 साल से 3 साल से बच्चों को टॉयलेट में जाते वक्त अपने माँ बाप के साथ जाना होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि उसके बाद करना क्या है, ठीक है। तो होप यू रियली अंडरस्टैंड, 1 से 3 साल के बच्चे तक, ठीक है, होता है। तो इसी का आंसर ये है 1 to 3 year। द एनल स्टेज 1 to 3 years सेंटर्स ऑन इशू ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। उसको सिखाया जाए, बच्चे बिस्तर में टॉयलेट कर देते हैं, कौन से एज से कौन सा एज तक रहता है ये सीमा? तो ये है 1 से 1 साल से 3 साल के बच्चे तक ये होता रहता है। फिर उसके बाद अपने आप वो सीख लेता है, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु बिलीव दैट आउटकम्स इन लाइफ आर प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ देयर ओन एक्शन इज सेड टू हैव ए एन। इसमें पूछा गया है कि एक पर्सन बिलीव करता है जो आउटकम है उसके लाइफ में प्राइमरीली द रिजल्ट, जो रिजल्ट है ऑफ देयर ओन एक्शन, वो अपने वजह से है, इज सेड टू हैव एन। इसको क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल लॉकस ऑफ कंट्रोल, या फिर इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल, या फिर लो सेल्फ एफिशिएंसी, या फिर हाई न्यूट्रिजिज्म। तो इसका उत्तर है इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। दिस इज द आंसर। आप लोग इसको मतलब कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग जान पाए कारण क्या है। सॉरी, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट distinguish trade from state in personality and psychology? ठीक है, trade is a temporary, state is long lasting, trade is stable, tendency state is the temporary condition, या trade and state are synonymous, या फिर trade is only measured by projective test। देखिए only कहा तो काट दो, मैंने पहले ही कहा negative is something that you should रिमूव, ठीक है। ट्रेड एंड स्टेट आर सिनोनिमस, सिनोनिमस क्यों होगा? सिमिलर क्यों होगा? ठीक है। ट्रेड इज टेम्पोररी, स्टेट इज लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग होता है क्या? कुछ भी, नथिंग इज लॉन्ग लास्टिंग इन दिस यूनिवर्स। ट्रेड इज स्टेबल, टेंडेंसी, स्टेट इज टेम्पोररी कंडीशन। ऑलराइट, सो यही है, टेम्पोररी है, स्टेबल भी है, समथिंग समटाइम चेंज भी हो जाता है, ठीक है, कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, द थेमेटिक apperception test, ठीक है। The thematic apperception test TET asks subject to, कौन सा subject the thematic apperception से टेस्ट से रिलेटेड है? complete sentences, या फिर respond to ink blots, या फिर tell story about ambiguous pictures, या फिर fill out a true false question। देखिए इसका आंसर यही होगा, कंप्लीट सेंटेंस जो है, सॉरी गाइस आई एम रॉन्ग अबाउट इट, इसका आंसर सी होगा, टेल स्टोरी अबाउट द एम्बिग्यूअस पिक्चर, ठीक है। सॉरी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायमंड कैटल इज बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग व्हिच पर्सनालिटी इंस्ट्रूमेंट? ठीक है, रायमंड कैटल जो है वो बेस्ट नोन किस वजह से जाने जाते हैं, कौन से डेवलपमेंट पर्सनालिटी इंस्ट्रूमेंट के वजह से जाने जाते हैं? MMPI, या फिर 16PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनरीज, या फिर रोशर्स, ठीक है, या फिर बिग 5 इन्वेंटरी। इसका आंसर है बी, 16PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनरीज। ऑलराइट, तो कारण यहाँ पे देख सकते हैं, ये है। Let's move on to next question. Question number 22. Which statement about temperament is most accurate? Temperament को related कौन सा statement सबसे ज़्यादा accurate और appropriate है? Temperament is learned entirely through culture, गलत, through learn entirely, ठीक है, ये सब गलत statement है, ठीक है। Temporary is biological based and appear early in life, ठीक है, ऐसा कुछ है। Temporary never influence later personality, गलत, ठीक है। Temporary is the same as इंटेलिजेंट, क्या होगा? गलत। आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर। टेम्पररी इज बायोलॉजिकली बेस्ड एंड अपियर अर्ली इन लाइफ, ठीक है। टेम्परामेंट जो है वो बायोलॉजिकली बेस्ड होता है और जब अर्ली एजेस होते हैं तो वो दिखता है बच्चों के अंदर, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स redirecting
unstable impulses into social acceptable activities, example challenging aggression into sports. क्वेश्चन का मतलब होप यू रियली अंडरस्टैंड, रिग्रेशन या फिर सब्लिमेशन या फिर प्रोजेक्शन या फिर डिनायल. आंसर इज बी, सब्लिमेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द मैस्लोस हायरार्की, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रेफर्स टू, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रेफर्स टू क्या, अकॉर्डिंग टू मैस्लो के अनुसार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, क्या रेफर करता है, मतलब कि अपने आप को जानना, अपने आप को सुधारना. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की में क्या कहा जाता है, मीटिंग बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स या फिर अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल एंड पर्सनल ग्रोथ या फिर स्किनिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स या फिर अवॉइडिंग स्ट्रेस एट ऑल कॉस्ट. क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर बी ही है, बिकॉज अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल एंड पर्सनल ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैस्लो के हायरार्की में आता है. ठीक है, जिसे कहते हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रेफर्स. ठीक है, रेफर्स टू यही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरास कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म रेफर टू. ठीक है, बंडूरा साहब के जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म होता है वो किस चीज को रेफर करता है? द आइडिया दैट बिहेवियर ओनली अफेक्ट्स द एनवायरमेंट. ओनली अफेक्ट्स कहाँ है? गलत होगा. ठीक है. द इंटरेक्शन बिटवीन पर्सनल फैक्टर्स, बिहेवियर एंड एनवायरमेंट, द अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर. अनकॉन्शियस बेहोशी के हालत में कौन सा बिहेवियर होता है? गलत है. ठीक है, ये भी गलत है. तो ट्रायल्स दैट डिटरमाइन ऑल बिहेवियर्स, ये भी गलत है. ऐसा कोई ट्रायल है नहीं जो ऑल चीज को, बिहेवियर को डिटरमाइन कर सके. ठीक है, तो रिमेंबर दिस वन. तो आंसर इज ऑब्वियसली द बी, द इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन फैक्टर बिहेवियर एंड एनवायरमेंट. इंटरेक्शन होना चाहिए लोगों के साथ भी और एनवायरमेंट के साथ भी, तभी स्पेशल ग्रोथ होता है बंडूरास कॉन्सेप्ट के अनुसार. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सनैलिटी टेस्ट दैट गेव सिमिलर स्कोर व्हेन टेकन बाय द सेम पर्सन एट टू डिफरेंट टाइम डेमोस्ट्रेट्स. ठीक है, एक ही पर्सनैलिटी टेस्ट जब लिया जाता है तो सेम काइंड ऑफ स्कोर हमें मिलता है. सेम पर्सन, उसी सेम पर्सन के जरिए एक डिफरेंट टाइम डेमोस्ट्रेट्स. ठीक है, उसी चीज को देखिए, एक आदमी है जिसने एक टेस्ट दिया. ठीक है, उसको उसी तरीका का सिमिलर स्कोर मिला एक दूसरे टेस्ट में. सो इस इस डेमोस्ट्रेशन को क्या कहा जाता है? वैलिडिटी या फिर रिलायबिलिटी या फिर प्रोजेक्टिविटी या फिर बायस? इसको कहते हैं रिलायबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट लाइक रोशर्स एंड टेड इज दैट दे ऑफ्टन. ठीक है, दे ऑफ्टन क्या? ठीक है, आर टू इसका आंसर तो आप लोग देख भी लिया. Are too objective, have low reliability and availability, require no training to administer, provide exact numerical score. ठीक है, have low reliability and validity, यही आंसर है. तो आप लोगों ने आंसर ऑलरेडी देख लिया था. In collective cultures, personality is often described in terms of. एक कलेक्टिव कल्चर में पर्सनैलिटी जो होता है वो डिस्क्राइब कौन से टर्म में किया जाता है? ठीक है, कौन से टर्म में उसको डिस्क्राइब किया जाता है? जो कलेक्टिव कल्चरल पर्सनैलिटी होता है. ठीक है, उसको किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? ठीक है, पर्सनल अचीवमेंट एंड ऑटोनॉमी, ये गलत होगा. अरे भाई कल्चर बोला ना, कल्चर्स कहाँ? ग्रुप मेंबरशिप एंड सोशल रोल्स हो सकता है. इनेट ट्रेट ओनली, गलत होगा, ओनली है. जेनेटिक मेकअप, गलत, तो ऑब्वियसली बी है, ग्रुप मेंबरशिप एंड सोशल रोल्स. कल्चर मतलब क्या? ग्रुप, सोसाइटी. ऑलराइट, सो होप यू रियली अंडरस्टैंड, यू कैन रिलेट इट. 28 खत्म. लेट्स मूव ऑन टू 29. Eysenck suggested a biological basic for extraversion involving. ठीक है, Eysenck उन्होंने सजेस्ट किया था ए बायोलॉजिकल बेसिस फॉर एक्सट्रावर्शन इन्वॉल्विंग. ठीक है, तो क्या इन्वॉल्व करता है? हाई
बेसलिन हाई, सॉरी आई एम सॉरी, बेसलिन मेरे गलती से निकल गया, हाई बेस लाइन, ठीक है, हाई बेस लाइन एरोजल इन द कॉर्टेक्स, या फिर लोअर बेस लाइन एरोजल इन द कॉर्टेक्स लीडिंग टू सेंसेशन सीकिंग, ठीक है, या फिर ए लार्ज सुपर ईगो, गलत, इंक्रीज साइकोटिज्म, ये भी गलत। तो आंसर इज बी होगा आई थिंक, लोअर बेस लाइन एरोजल इन द कॉन्टेक्स्ट लीडिंग टू सेंसेशन सीकिंग। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which concept refer to individuals' overall evolution of their worth of value? वर्थ ऑफ वैल्यू कहाँ है? देखिए, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल को ओवरऑल इवोल्यूशन, पूरी तरीके से डेवलपमेंट, इंडिविजुअल का पूरा डेवलपमेंट ऑफ देयर वर्थ वैल्यू, लोग कहते हैं ना कि उसने जो डेवलपमेंट किया है ना भाई, वो मतलब कि लायक है, उसने जो अचीव किया जिंदगी में वो भाई उसका वो लायक है, ठीक है, या फिर उसके अचीवमेंट से दूसरों को फायदा मिलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्थफुल है, उसका जो ये करना, ये काम करना वर्थफुल है, अपने अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, ठीक है। ये इस चीज को क्या कहा जाता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट, या फिर सेल्फ एस्टीम, या फिर सेल्फ एफिशिएंसी, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑब्वियसली सेल्फ एस्टीम, बिकॉज सेल्फ एस्टीम इज ए एवोल्यूटिव एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ, हाउ मच वन वैल्यू वन सेल्फ, ठीक है। सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत बड़ी चीज है, अगर आप अपना सेल्फ एस्टीम बचा के रखते हो, यू विल अचीव लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ। ऑलराइट, सो होप यू रियली अंडरस्टैंड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। फिर से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि वी गेट ग्रोथ, यू नो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और वी विल लर्न मोर एंड वी विल गोना क्रैक द एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम and hope you really like this video. Share with your friends and don't forget to do the comment. All right, so see you in another video with more another 30 question with another topic of CTP. Till then, bye bye, have a nice day.